आखिरकार भारत की बेटियों को न्याय मिला। उनके सिंदूर का बदला भारत ने ले लिया। पर कैसे एक 13 साल के बच्चे ने, जिसने पहलगाम की घटना को आंखों देखा था, उसने कैसे इस मिशन को इंडियन आर्मी के साथ पूरा किया? कैसे इस बच्चे ने उन्हें जाल में फंसाया? कैसे चकमा देके उन्हें यह तक एहसास नहीं होने दिया कि वह 13 साल का बच्चा उन दरिंदों की कहानी खत्म करने वाला है? वह भी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर। यह पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले अपनी भारतीय सेना के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। आइए जानते हैं यह पूरी कहानी। पहलगाम की वादियां हमेशा की तरह सुंदर थी, मगर उस सुबह की हवा में एक सिहरन थी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि कुछ अजीब है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सका। सलीकाबाद गांव का 13 साल का आरिफ, जो रोज की तरह अपनी भेड़ों को चराने के लिए घाटी की ओर निकल पड़ा, उसके हाथ में लाठी, कंधे पर झोला और आंखों में मासूमियत, वो अपनी भेड़ों के पीछे पीछे पहाड़ी रास्तों पर चलता रहा। जैसे जैसे वह जंगल के पास पहुंचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, कुछ अलग भाषा में फुसफुसाहट, कुछ भारी कदमों की आहट। आरिफ तुरंत सतर्क हुआ। उसने भेड़ों को एक सुरक्षित कोने में रोका और खुद धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा। वहां से उसने देखा 5 अजनबी काले कपड़े पहने हुए, पीठ पर भारी बैग टांगे और आंखों में कोई कठोर मकसद। उनमें से एक की आवाज आरिफ को सबसे अलग लगी, गंभीर और आदेश देने वाली। वह सब कुछ नोट करता रहा, कपड़े, चेहरे, भाषा और दिशा। अचानक उनमें से एक ने जंगल के दूसरी ओर जाने का इशारा किया और बाकी 4 पीछे पीछे चल पड़े। आरिफ अब पूरी तरह समझ चुका था कि कुछ गलत हो रहा है। उस रात सलीकाबाद पर कहर टूटा। अजनबी गांव में दाखिल हुए और जो कुछ हुआ उसने हर इंसान की रूह को हिला दिया। घरों में मातम, गलियों में सन्नाटा और मंदिरों की घंटियां भी सहम कर चुप थी। कई घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। सुबह हुई तो पहलगाम की हवा सूनी लग रही थी। पूरे गांव में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, आरिफ। वही था जिसने देखा, समझा और याद रखा। सेना जब पहुंची तो लोगों ने उसी की ओर इशारा किया। आरिफ को सेना के शिविर में लाया गया। वहां बैठे अधिकारी उसकी उम्र देखकर चौंक गए, लेकिन उसकी बातों की गंभीरता ने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने वह हर बात बताई जो उसने देखी थी। उसका बयान सेना के लिए एक नया रास्ता खोल गया था। उन्होंने उसके बयान हुए नक्शे को सैटेलाइट डाटा से मिलाया और पाया कि जो उसने बताया वह पूरी तरह सही था। वह अजनबी कौन थे, कहां से आए, क्या मकसद था, इन सब का जवाब अब सेना को खोजना था। और इस खोज में आरिफ बन गया था वह पहली कड़ी जिसे ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी जानी थी। उस मासूम बच्चे की आंखों में जो आग थी, वह अब एक पूरे मिशन का ईंधन बनने वाली थी। दक्षिणी दिल्ली के सैन्य मुख्यालय में सुबह की पहली रोशनी के साथ ही एक गुप्त बैठक शुरू हुई थी। युद्धक रणनीतिक विशेषज्ञों, खुफिया अधिकारियों और विशेष दस्ते के प्रमुख की मौजूदगी में एक नाम बार बार उभरा, सलीकाबाद। जनरल साहब की आवाज खड़ी थी। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भारत की असीमता पर चोट थी। अब जवाब आएगा, लेकिन ऐसा कि इतिहास भी उसे दर्ज करेगा। उस वक्त एक और नाम वहां मौजूद हर अफसर की आंखों में कौंधा, मेजर आदित्य सिंह। मेजर आदित्य सिंह छुट्टी पर था, लेकिन जैसे ही उसे पहलगाम की घटना की जानकारी मिली, उसने बिना पल गंवाए बेस कैंप लौटने की तैयारी की। आदित्य के पिता कैप्टन रघुवीर सिंह वर्षों पहले सीमांत चौकी पर तैनात थे और एक विशेष अभियान के दौरान उन्होंने देश के लिए अंतिम सेवा दी। आदित्य ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की ठान ली थी। दिल्ली बेस पहुंचते ही उसे सीधे जनरल साहब के ऑफिस में बुलाया गया। वहां देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे संवेदनशील दस्तावेज रखे गए थे। आदित्य ने संक्षेप में रिपोर्ट पढ़ी, फिर सिर उठाया और बस 2 शब्द बोले, ऑपरेशन सिंदूर। जनरल साहब मुस्कुराए नहीं, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। क्यों यह नाम, उन्होंने पूछा। क्योंकि इस हमले में सबसे ज्यादा चोट उन घरों को पहुंची जिनके दरवाजों पर किसी पत्नी की प्रतीक्षा अब शून्य में बदल गई है। यह ऑपरेशन उन शून्य मांगों का जवाब होगा। आदित्य ने जवाब दिया। अगले 24 घंटे देश के सबसे गोपनीय सैन्य रणनीति में बीते। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक विशेष यूनिट का गठन हुआ। इसमें शामिल थे ऐसे सैनिक
जिन्हें छाया में रहकर काम करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इस टीम का नेतृत्व स्वयं मेजर आदित्य कर रहे थे। पहली बैठक में जब यूनिट के सभी सदस्य एकत्र हुए, आदित्य ने एक कागज पर आरिफ की बनाई स्केच और लोकेशन रखी। यही हमारी पहली कड़ी है। यह लड़का जो जानता है वह दुश्मन की नस तक हमें ले जाएगा। उन्होंने कहा, टीम में एक पूर्व खुफिया अधिकारी, 2 स्नाइपर, एक संचार विशेषज्ञ और एक भाषा विशेषज्ञ को शामिल किया गया। सेना का सैटेलाइट सिस्टम सक्रिय किया गया। विदेशी सीमाओं के नजदीक गतिविधियां बारीकी से देखी जा रही थी। रात के करीब 11 बजे आदित्य अपने क्वार्टर में अकेला बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और हाथ में एक पुरानी तस्वीर उसके पिता की। उसी फ्रेम के पीछे पंक्ति खुदी थी, सीमा पर जो गिरता है उसका नाम जमीन नहीं वतन होता है। वह जानता था कि यह मिशन सिर्फ पेशेवर नहीं, भावनात्मक भी था। सुबह की पहली किरण के साथ ऑन ऑपरेशन की तारीख तय कर दी गई। अगला चरण था आरिफ की गवाही और उससे मिलने वाले सुरागों को ठोस सबूत में बदलना। मिशन शुरू हो चुका था। सलीकाबाद की उस सर्द सुबह आरिफ को सेना के शिविर में लाया गया। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में बेचैनी और भीतर कुछ ऐसा जो उम्र से कहीं ज्यादा अनुभवी था। मेजर आदित्य खुद उससे मिलने पहुंचे। उसके साथ खुफिया विभाग के 2 विशेषज्ञ और एक मनोवैज्ञानिक अधिकारी थे। आरिफ को गर्म दूध और कंबल दिया गया, लेकिन वह चुप रहा। फिर मेजर ने अपने अंदाज से बात शुरू की। ना ज्यादा सवाल, ना दबाव, बस विश्वास का माहौल। उन्होंने आरिफ से उसके पिता के बारे में पूछा, भेड़ों के बारे में और उस पेड़ के बारे में जिसके नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाता था। धीरे धीरे आरिफ ने बताया कि उस दिन वह जंगल की दिशा में गया था, जहां किसी और दिन कोई नहीं जाता। वहां उसने 5 अजनबी देखे थे, जिनकी चाल, बोली और इरादे अलग थे। उसने उनकी बातचीत में एक शब्द बार बार सुना, अब्बू हामिद। वो आदमी जो सबसे पहले चलता था, वही सबसे पहले बोलता था। और उसके पास एक बड़ा नक्शा था, जिस पर वह दूसरों को कुछ समझा रहा था। मैं थोड़ी दूर से देख रहा था, मगर एक बार उसने सिर घुमाया और मुझे लगा जैसे मेरी तरफ देखा हो, आरिफ ने कहा। आरिफ ने उन 5 लोगों के हुलिये का विस्तार से वर्णन किया। एक की दाढ़ी अधपकी थी, एक के हाथ में ब्रेसलेट था जिस पर कुछ अरबी लिपि में लिखा था, एक के पैर में लंगड़ाहट थी और एक हर 2 मिनट में आसमान की ओर देखता था, जैसे कोई संकेत पकड़ रहा हो। विशेषज्ञों ने आरिफ से कहा कि वह जो कुछ भी याद कर सकता है वह सब एक कागज पर बनाए। आश्चर्यजनक रूप से उसने इतनी बारीकी से स्केच बनाए कि देखने वाले सन्न रह गए। उसने नक्शे में उस स्थान को भी चिन्हित किया जहां उन्होंने अड्डा बनाया था, एक पत्थर की ओट में जहां एक गुफा जैसी संरचना थी। खुफिया विभाग ने तुरंत सैटेलाइट इमेजिंग से उस क्षेत्र की तुलना की और जो कुछ आरिफ ने बताया वह बिल्कुल सटीक निकला। आरिफ ने बताया, एक दिन वो लोग एक अजीब से यंत्र से बात कर रहे थे। वह उसमें बार बार कोड बोलते थे, 925 चक्कर। मैंने छिप कर देखा था, पर डर के मारे भाग नहीं पाया। वो कोड सुनते ही खुफिया अधिकारी सतर्क हो गए। सेना की भाषा में यह संकेत सीमावर्ती टावरों के रेडियो फ्रीक्वेंसी से मिलते जुलते थे। उसे एक सैटेलाइट फोन और एक कोडवर्ड दिया गया। उससे कहा गया कि वह वही बात दोहराए जो उसने सुनी थी और इंतजार करे कि दूसरी तरफ से क्या जवाब आएगा। कॉल किया गया। घबराहट भरी खामोशी में हर कोई स्क्रीन पर नजर गड़ाए था। कॉल उठाया। दूसरी ओर से एक भारी आवाज आई, कौन है? आरिफ ने जवाब दिया, अड्डा तैयार है। हामिद ने कहा था कि आज रात माल पहुंचेगा। दूसरी तरफ कुछ देर चुप्पी रही। फिर जवाब आया, सकरगाह की ओर बढ़ो, वही पुराना ठिकाना। कॉल कट गया था। वह सुराग जो सेना को उस पार की जानकारी दे गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक विचार नहीं, एक ठोस योजना बन चुका था और उसकी बुनियाद बना था एक बहादुर बच्चा जिसकी आंखों ने अंधेरा देखा था लेकिन रोशनी का रास्ता चुना था। फोन कटने के बाद सिग्नल इंटेलिजेंस टीम ने तत्काल उस क्षेत्र की जानकारी शुरू कर दी जहां सकरगाह का नाम लिया गया था। यह स्थान सरहद के पार एक दुर्गम इलाके में स्थित था जहां सिर्फ एक प्रशिक्षित जवान ही जा सकते थे। सेना की विशेष यूनिट ने सकरगाह क्षेत्र की पिछले 1 महीने की सैटेलाइट फीड निकाली। तस्वीरों में संरचना नजर आई जो पहले नहीं थी। पत्थरों से ढकी एक बड़ी गुफा, पास ही कुछ लोग छोटे टुकड़ों में मंडराते दिखे, मानो किसी तैयारी में लगे हों। मेजर आदित्य सिंह ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। उन्होंने अपनी यूनिट को बुलाया और एक बंद कमरे में ब्रीफिंग दी।
टेबल पर एक बड़ा नक्शा फैलाया गया। यह है सकरगाह। आदित्य ने इशारा करते हुए कहा, हमारे पास जो कोडवर्ड आया है उसका अर्थ है कि यह अड्डा एक्टिव है। अब हमें वहां जाना है, बिना किसी गलती के, बिना कोई सुराग छोड़े। योजना बनी कि एक विशेष कमांडो टीम सीमा पार करेगी। उनका लक्ष्य होगा कि उस अड्डे की पूरी गतिविधि का रिकॉर्ड इकट्ठा करना, उसके संचालनकर्ता को पहचानना और अगर संभव हो तो उन्हें वहीं रोका जाए। यूनिट के संचार विशेषज्ञ ने बताया कि आरिफ की बातचीत से प्राप्त कोड से हमें यह संकेत मिला है कि हामिद नाम का व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क का केंद्र बिंदु है। उसके निर्देश पर ही यह पूरी गतिविधि संचालित हो रही है। इस सूचना के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों ने हामिद का डोजियर खोला। पता चला कि वह एक बार पहले भी भारत की सीमा में देखा गया था, लेकिन फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी गतिविधियां अफगान सीमा से लेकर पीओके तक फैली हुई थी। अब आरिफ ने एक और जिम्मेदारी लेने की गुजारिश की गई। सेना ने उसे कहा कि एक बार और कॉल करना होगा, इस बार कुछ ज्यादा बातचीत करनी होगी। शायद वह व्यक्ति और कुछ साझा करे, जिससे उन्हें हामिद की लोकेशन या उनके साथियों के बारे में और जानकारी मिल सके। आरिफ ने फिर हामी भरी। दूसरी कॉल की तैयारी की गई। इस बार उसे सिखाया गया कि अगर सामने वाला विश्वास जताए तो कैसे बात को आगे बढ़ाना है, कैसे उससे और सुराग निकलवाने हैं। दूसरी कॉल शाम को की गई। फिर वही भारी आवाज आई। आरिफ ने इस बार कहा, माल तो तैयार है लेकिन कुछ और मदद चाहिए। हामिद साहब को कहिए कि बात करें, मुझे उनसे सीधे कुछ पूछना है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद एक दूसरी आवाज आई। यह वह आवाज थी जिसका सेना को इंतजार था। हामिद खुद लाइन पर था। उसने पूछा, कौन है? तू नया लग रहा है। आरिफ ने वही शैली अपनाई। सलीकाबाद के डगर से हूं, पिछली बार जो भेजा था उससे फर्क पड़ा। अब अगली तैयारी के लिए आपसे इजाजत चाहिए। हामिद ने कुछ देर तक बात की और इस दौरान उसने दो ठिकानों का नाम लिया, गिलानी ढाबा के पास और पुराना जलाशय जो खंडर हो चुका है। यही वो पल था जब सेना को वो सुराग मिल गया जिसकी तलाश थी। अब दो संभावित स्थान थे जिन्हें सेना ने प्राथमिक लक्ष्य बना लिया। अब ऑपरेशन सिंदूर को अगली मंजिल पर ले जाने का समय था और इस बार दुश्मन की परछाई भी उनके रडार से बच नहीं सकती थी। बर्फ से ढकी घाटियों में चांदनी फैल चुकी थी। सेना के शिविर में माहौल अलग था, शांत, केंद्रित और अनुशासित। लेकिन भीतर एक बेचैनी थी जो हर सैनिक की आंखों में झलक रही थी। मेजर आदित्य सिंह ने ऑपरेशन रूम में सभी अफसरों और कमांडो टीम को इकट्ठा किया। टेबल पर नए सैटेलाइट चित्र बिछाए गए थे और दीवार पर रणनीतिक नक्शा टांगा गया था। आज की रात हमारी है, आदित्य ने कहा। योजना 3 चरणों में बांटी गई। पहला चरण प्रवेश और अवलोकन। 6 कमांडो सरहद के उस पार घुसपैठ करेंगे, गिलानी ढाबा और पुराने जलाशय की निगरानी करेंगे, हर गतिविधि का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। दूसरा चरण पहचान और पुष्टि, दुश्मन की गिनती, उनकी संरचना और मुख्य व्यक्ति हामिद की निगरानी। तीसरा चरण निष्पादन और वापसी, बिना कोई हलचल मचाए निर्धारित लक्ष्य को निष्क्रिय करना और दस्ते को भारत वापसी करना। हर सैनिक को उनके हिस्से की जिम्मेदारी दी गई। टीम में शामिल थे लोस्ता कैप्टन करण वर्मा, ग्राउंड रणनीति विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट निशा रावल, निगरानी और सिग्नल पकड़ने में माहिर हवलदार शमशेर, पर्वतीय मार्गों में परंगत नायक रियाज अहमद, स्थानीय भाषा और नक्शों का गहरा ज्ञान रखने वाला सिपाही जयदीप और सूरज स्नाइपर और तकनीकी उपकरणों के संचालन में दक्ष मेजर आदित्य ने सबको अलग अलग बुलाकर व्यक्तिगत रूप से बात की। हर किसी की आंखों में विश्वास था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का बोझ। रात के ठीक 11 बजे सभी को काली वर्दी, छाया उपकरण और सीमित संपर्क साधनों के साथ रवाना किया गया। सीमा तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग रास्ते तय किए गए थे ताकि एक साथ पकड़ में आने का खतरा ना रहे। मेजर आदित्य खुद सबसे पहले निकलने वाले दस्ते का नेतृत्व करने वाले थे। उन्होंने रेडियो पर आखिरी संदेश भेजा, हर कदम सोच समझ कर उठेगा, हर सांस देश के नाम होगी, वापस हम सब साथ आएंगे। सीमा पार करने के लिए रात की सबसे अंधेरी घड़ी का इंतजार किया गया। भारत की सीमा को पीछे छोड़ते ही सबके चेहरे पर एक अद्भुत गंभीरता। अब न डर का समय था, न संदेह का, अब सिर्फ मिशन था। उधर बेस कैंप में मेजर आदित्य की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अगर कोई रुकावट आती तो बैकअप टीम 10 मिनट में तैयार थी।
रात गहराती जा रही थी और सैनिक दुश्मन के अड्डे के नजदीक पहुंचने लगे थे। पहले संकेतों में दो लोगों की हलचल दिखी जो पुरानी जलाशय की ओर जा रहे थे। उन्हें बिना रोके देखा गया, कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। रियाज अहमद ने धीरे स्वर में सूचना दी कि यहाँ कोई बड़ा मूवमेंट है, हामिद यहाँ हो सकता है। अब सब कुछ तैयार था। अगले कुछ घंटे इस मिशन की दिशा तय करने वाले थे। रात गहराई तो हवा में बर्फ की गंध घुलने लगी थी। सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था। सीमा पार करने का समय आ चुका था। तीन अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग पगडंडियों से आगे बढ़ी। हर एक को अपना रास्ता, समय और संकेत स्पष्ट रूप से समझा दिया गया था। मेजर आदित्य सिंह, कैप्टन करण और सूरज सिपाही ने उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ना शुरू किया, जहां बर्फ की मोटी परत और कम दिखने वाले रोशनी के कारण छिपकर चलना आसान था। हर सांस दबा कर ली जा रही थी ताकि किसी पत्ते की हलचल भी दुश्मन को संकेत ना दे। हथियारों पर सुरक्षात्मक कपड़ा चढ़ा हुआ था ताकि कोई धातु की चमक ना झलक सके। करीब 2 घंटे की खामोशी चढ़ाई के बाद पहली टुकड़ी ने पुराने जलाशय के समीप एक ऊंचे टीले पर स्थिति बना ली। वहां से पूरा इलाका स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। लेफ्टिनेंट निशा और जयदीप की टीम गिलानी ढाबा की ओर बढ़ी। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा था और फिसलन भरा, लेकिन उन्होंने अपने प्रशिक्षण का बेजोड़ उदाहरण पेश किया। निशा ने थर्मल डिवाइस से देखा, ढाबा के पीछे दो लोग गश्त पर थे। एक की चाल में खिंचाव था, शायद वही लंगड़ाता आदमी जिसे आरिफ ने देखा था। दूसरी टुकड़ी रियाज अहमद और शमशेर दोनों गुफा की विपरीत दिशा में बैरिकेड की तरह फैली दीवार के पास पहुंचे, जहां से गुफा में जाने का एक और छुपा मार्ग था। तीनों दिशाओं से अब गुफा पूरी तरह निगरानी में थी। किसी भी पक्ष से भाग निकलने की संभावना न के बराबर थी। बेस कैंप में बैठे संचार अधिकारी लगातार तीनों टीमों से मिलने वाले कोड संकेतों को पढ़ रहे थे। समय जैसे खिंच गया था, लेकिन मेजर आदित्य ने घड़ी की ओर देखा और फिर सर हिलाकर अपने दोनों साथियों को संकेत दिया। अब अगला कदम था दुश्मन की गतिविधि पर करीब से नजर डालना। यह सबसे नाजुक क्षण था। एक भी आवाज, एक भी गलत हरकत सब पर भारी पड़ सकती थी। स्नाइपर सूरज ने लेंस के माध्यम से देखा। गुफा के भीतर हल्की हलचल थी। वहां 4 लोग बैठे थे, जिनमें एक हामिद जैसा दिखता था, उम्रदराज, गहरे भूरे कपड़े और पास में एक रेडियो यंत्र। उनकी बातचीत पकड़ने के लिए निशा ने माइक्रोफोन यंत्र को सक्रिय किया। हवा की सरसराहट के बीच एक आवाज आई, माल पहुंचा या नहीं, कल सुबह निकलना है। यह साबित करता था कि योजना अभी चल रही है। आधी रात बीत चुकी थी। भारतीय टुकड़ी अब दुश्मन के दिल तक पहुंच चुकी थी और वहां से लौटने का रास्ता सिर्फ एक था, या तो सफलता या फिर इतिहास में दर्ज एक और बलिदान। लेकिन यह टीम कुछ और लिखने आई थी, कहानी को मोड़ देने, न्याय को अंजाम तक पहुंचाने। रात के बाद का वक्त था। बर्फ की परतें भारी हो चुकी थी और तापमान लगातार गिर रहा था, लेकिन सैनिकों की नजर और इरादे स्थिर थे। पूरी टीम अब दुश्मन के अड्डे को चारों तरफ से घेर चुकी थी। गुफा के भीतर हलचल बढ़ रही थी। निशान ने थर्मल डिवाइस से देखा, अब अंदर कम से कम 6 लोग मौजूद थे। 2 लोग बार बार अंदर बाहर हो रहे थे। एक व्यक्ति हाथ में रेडियो पकड़े निर्देश दे रहा था। गुफा के पास की हर छोटी बड़ी आवाज रिकॉर्ड की जा रही थी। हर हरकत कैमरों में कैद हो रही थी। टीम को शक था कि यही वो मुख्य ठिकाना है जहां पिछले हमले की योजना बनी थी और आगे की साजिशों की बुनियाद रखी जा रही थी। तभी रेडियो में एक नई आवाज गूंजी, अब्बू हामिद, आज रात निकलेंगे, अगला पड़ाव गुलामगढ़। यह सुनते ही आदित्य की आंखों में बिजली सी कौंध गई। गुलामगढ़ भारत के नजदीक का वह क्षेत्र है जहां पहले भी संगठित हलचल देखी गई थी। इसका अर्थ था कि इनकी योजना जारी थी और अगले लक्ष्य की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कैप्टन करण ने धीमी आवाज में पूछा, क्या अब वक्त है मेजर आदित्य? मेजर आदित्य ने सर हिलाया, एक आखिरी पुष्टि चाहिए। उसी पल रियाज ने देखा, गुफा के भीतर एक दीवार पर कुछ नक्शे चिपके हुए हैं। उसने कैमरे से जूम करके एक तस्वीर ली और बेस कैंप को भेज दी। कुछ ही मिनटों में जवाब आया। वह नक्शे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के थे, जिन पर कुछ बिंदु चिन्हित थे। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह गुफा ही था वह अड्डा जहां से पूरे अभियान को अंजाम देने की योजना चल रही थी। स्नाइपर सूरज ने रिपोर्ट दी, गुफा से 200 मीटर की दूरी तक कोई आम आदमी या नागरिक गतिविधि नहीं है।
सभी उपस्थित व्यक्ति हथियारों से लैस और प्रशिक्षण प्राप्त लगते हैं। टीम ने एक अंतिम सर्वेक्षण किया। जलाशय की दिशा से आने वाली एक छिपी सुरंग की पुष्टि हुई, जिससे एक रास्ता भीतर की ओर जाता था। यही वह सुरंग थी जिसे आरिफ ने अपने स्केच में बताया था। अब ऑपरेशन को अंजाम देने का समय था। मेजर आदित्य ने रेडियो पर धीमे स्वर में कहा, कोड विकास प्रारंभ। यह संकेत था कि ऑपरेशन सिंदूर अब अपने सबसे अहम चरण में प्रवेश कर चुका है। जलाशय की ओर से शमशेर और रियाद सुरंग के रास्ते भीतर घुसने लगे। दूसरी ओर से सूरज और निशा गुफा के सामने की दिशा में बने चट्टानों की ओट में पहुंच गए। करण और आदित्य अब उस कोण पर थे जहां से मुख्य प्रवेश द्वार स्पष्ट नजर आता था। टीम ने बिना आवाज किए अपने यंत्र सक्रिय कर लिए। ध्वनि दबाने वाली तकनीकों का प्रयोग करते हुए अंदर की गतिविधियों को बाधित किए बिना अंदर पहुंचने की योजना थी। पहली चाल थी गुफा की बिजली सप्लाई को काटना। निशा ने एक छोटी सी डिवाइस सक्रिय की, जिससे बाहर लगे जनरेटर की गति धीमे होते होते पूरी तरह बंद हो गई। अब गुफा के भीतर सिर्फ अंधेरा था। भीतर बैठे लोगों में हलचल मची। आवाजें आई, बिजली गई कैसे, चेक करो। एक व्यक्ति बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी पेड़ की ओट से सूरज ने उसे पकड़ लिया और चुपचाप बेहोश कर खींच लिया। अब गुफा के भीतर 4 लोग रह गए थे। शमशेर और रियाज सुरंग के अंत में पहुंच चुके थे। आदित्य ने कान में लगी यंत्र से पूछा स्थिति। रियाज की आवाज आई, भीतर प्रवेश का समय है। तीनों दिशाओं से सैनिक अंदर की ओर बढ़े। एक एक करके उन्होंने गुफा की छाया में प्रवेश किया। अंधेरे में केवल नाइट विजन यंत्र की हरियाली चमक रही थी। लक्ष्य सामने था। सब कुछ सटीक ढंग से हो रहा था। हामिद एक कोने में बैठा हुआ किसी कागज पर कुछ लिख रहा था। उसके पास 2 व्यक्ति थे और एक दूर कोने में रेडियो पर कुछ सेट कर रहा था। तभी आदित्य ने इशारा किया। पहले शमशेर और रियाज ने एक एक को अलग किया। विरोध का कोई मौका नहीं मिला। सूरज और करण ने तुरंत रेडियो यंत्र पर नियंत्रण पाया। आदित्य हामिद की ओर बढ़ा। उसने हामिद की गर्दन पर हथेली रखकर उसकी कुर्सी पीछे धकेली और कहा, अब बहुत हो गया यह सन्नाटा। अब तुम्हारे नाम की कहानी का आखिरी अध्याय है। हामिद ने पहले तो चीखने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उसे चुप करवा दिया। कोई आवाज, कोई गोली, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन हर एक की सांसें तेज चल रही थी। टीम ने गुफा के भीतर मौजूद दस्तावेज, नक्शे, रेडियो, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर और एक लैपटॉप को इकट्ठा किया। हामिद और उसके साथियों को बेहोशी की अवस्था में बांधा गया। कार्यवाही में कुल 7 मिनट लगे। ना कोई गलती, ना कोई शोर। अब टीम को वापसी की तैयारी करनी थी। सुरंग के रास्ते सभी सैनिक एक एक करके बाहर निकले। बर्फ की चादर पर कोई चिन्ह नहीं छोड़ा गया और आकाश उतना ही शांत था जितना गुफा से पहले था। सुरंग के बाहर निकलते ही सैनिकों ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। बर्फ की चुप्पी में बस उनके कदमों की आहट थी, जिसे वे खुद भी दबाकर रख रहे थे। पूरी कार्यवाही में ना तो कोई हलचल हुई थी, ना ही कोई ऐसा संकेत छोड़ा गया था जिससे कि दुश्मन की बाकी इकाइयों को भनक लगे। अब बारी थी भारत लौटने की। यह रास्ता आसान नहीं था। दुर्गम पगडंडियां, कड़ाके की ठंड और हर कदम पर सतर्कता कि कहीं से कोई निगाह पीछा ना कर रही हो। लेकिन सैनिकों के मन में जो संतोष था, उसने हर जोखिम को पीछे छोड़ दिया था। मेजर आदित्य सबसे पीछे चल रहे थे। वे हर कदम की निगरानी कर रहे थे। सूरज और निशा आगे आगे रास्ता साफ कर रहे थे। बीच में रियाज और करण कैद किए गए 3 संगठितों को अपने साथ ले जा रहे थे। 2 घंटे तक चलने के बाद एक छोटी सी घाटी के पास बेस टीम के संपर्क में आने का संकेत मिला। वहां से कुछ ही दूरी पर उनका एक्सट्रैक्शन पॉइंट था, जहां से उन्हें एक सैन्य हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया जाना था। अंतिम मोड़ पर पहुंचते ही मेजर आदित्य ने टीम को रुकने का आदेश दिया। उन्होंने एक बार फिर अंतिम बार सबकी स्थिति की पुष्टि की, फिर बेस को संदेश भेजा, प्रत्यावर्तन पूरा तैयार रखें। कुछ ही मिनटों में दूर से हेलीकॉप्टर की ध्वनि सुनाई देने लगी। सर्च लाइट की रेखा धीरे धीरे घाटी पर पड़ी और एक एक कर सभी सैनिक सुरक्षित उसमें सवार हो गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, आदित्य की नजर नीचे गई, जहां उन्होंने उस अड्डे को देखा था जो अब बस एक सन्नाटा था। बेस पर पहुंचते ही मेडिकल टीम और खुफिया अधिकारी इंतजार कर रहे थे। बंदियों को सुरक्षित हिरासत में लिया गया। एक अलग टीम ने उनके पास मिले दस्तावेजों और यंत्रों को विश्लेषण के लिए भेजा।
आरिफ, जो अब शिविर में विश्राम कर रहा था, को जब ऑपरेशन की सफलता की खबर दी गई तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसे इस बात का गर्व था कि उसकी हिम्मत ने देश के सबसे साहसी अभियान को दिशा दी। ऑपरेशन सिंदूर का वापसी चरण जितना शांत था, उसका असर उतना ही गहरा था। एक और देश भर में लोगों की सांसें थमी थी, दूसरी ओर उन सैनिकों ने वो कर दिखाया जो सिर्फ कहानियों में होता है। पूरे सम्मान और पूरी ताकत के साथ सुबह की पहली किरण के साथ देश की मीडिया में एक ही नाम गूंज रहा था, ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक प्रेस वार्ता में इस ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि की, लेकिन विवरण सीमित रखे गए। यह बताया गया कि सेना ने एक अत्यंत संवेदनशील मिशन को बिना किसी हानि के पूरा किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे से बचा लिया गया। देश भर में लोगों के चेहरों पर सुकून था और गर्व था। यह एक भावनात्मक न्याय था। उसी दिन दिल्ली के एक बड़े सैन्य केंद्र में विशेष समारोह आयोजित किया गया। मेजर आदित्य सिंह और उसकी टीम को राष्ट्र के सर्वोच्च वीरता सम्मान से नवाजा गया। आरिफ को भी बुलाया गया। जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। छोटे से गांव का वह लड़का जो कभी झाड़ियों के पीछे से दुश्मन को देख रहा था, आज देश का नायक बन चुका था। उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम जैसे बच्चों से ही देश की नींव मजबूत होती है। पहलगांव की बेटियों ने एकजुट होकर अपने घरों के आंगन में दिए जलाए और कहा, अब हम चैन से सो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नाम अब सिर्फ एक कोडवर्ड नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया। देश के कोने कोने में यह संदेश गया कि भारत की आत्मा को ललकारने वालों को जवाब मिलेगा, और वह जवाब उतना ही सटीक, उतना ही मूक, लेकिन उतना ही निर्णायक होगा। ऑन ऑपरेशन सिंदूर अब इतिहास का हिस्सा था, लेकिन यह भी तय था कि जब भी कोई चुनौती भारत की अखंडता को छुएगी, उस चुनौती का उत्तर पहलगाम से ही गूंजेगा। क्योंकि जब कोई बेटी अपने सिंदूर के लिए प्रार्थना करती है, तो कहीं कोई सिपाही उसकी सलामती के लिए अपनी जान हथेली पर लिए खड़ा होता है। भारत की सेना के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ शब्द जरूर लिखिए, ताकि उन्हें भी वह सम्मान मिल सके जिसके वह हकदार हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।